हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी रीडिंग, जिसमें हमने शुरू किया था जिसमें हमने शुरू की थी क्लास 6 से। और 6 की हमने की थी सबसे पहले जियोग्राफी, जिसमें 6 की जो बुक है उसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। उसके हम 5 चैप्टर पढ़ चुके थे। ये है उसका 6 चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। और इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आपने इनमें आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा, जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। 6.8 चित्र ये रहा। विभिन्न स्थल रूपों में क्या क्या दिया हुआ है। ये ऊपर दिया हुआ है पर्वत पठार, जो नीचे थोड़े, ये ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं, ये है पर्वतों के बीच में घाटी, और ये है अलग अलग पहाड़ियाँ। पहाड़ों के बीच में से आ रही है नदी। नदी आ रही है कहाँ? ये नदी नदी के से पहले बनी सहायक नदी। सहायक नदियाँ जाके बनी नदी में। ये चारों ओर से घिरी हुई है, ये होगी झील। और मैदानी इलाके में नदियाँ बह रही है, और नदी आगे जाके बना रही है डेल्टा। और ये है नदी मुहाना, और ये है वितरिका, अलग अलग। और ये जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ, ये हो गया प्रायद्वीप, ये हो गई जल, ये स्थल संधि, ये हो गया तट, और ये हो गया जल संधि दो, ये हो गया द्वीप, ये हो गया मेनलैंड मुख्य भूभाग, ये हो गया द्वीप, बीच में हो गई जल संधि और ये द्वीप, और ये है समुद्र। तो इस तरीके से दिया हुआ है। आप देखेंगे पृथ्वी की सतह पर सभी तरह जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। यह स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं, इसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। प्रथम, ये आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। क्या आप जानते हैं पहाड़ी एवं स्थलीय भाग जो कि आसपास की भूमि से ऊंचे उठे हुए हैं, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ियां जो पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, और 8000 मीटर ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताइए। दूसरी एवं बाह्य प्रक्रिया स्थल में लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की क्रिया के कारण इसका फिर से निर्माण होता है। यह दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु एवं बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। पर्वत बनाना। आपको बहुत मात्रा में कागज चाहिए। कागजों में मेज पर रखिए। कागज को अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाइए। कागज के मोड़ पड़ जाएंगे तथा ये एक चोटी की तरह ऊपर उठ जाएंगे। इस प्रकार आप एक पर्वत बना सकते हैं। नेक्स्ट है पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों को बीच बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। इन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसी भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण
कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। यहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा में क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिन्हें श्रृंखला श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किमी में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज पर्वत क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो चित्र 5.1 में दिखाए गए पिछले चैप्टर में। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भी भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलीय पर्वत, भंसों पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलीय पर्वत हैं, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलीय पर्वत श्रृंखला है। अपवर्तन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेस तथा रूस में यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलीय पर्वत हैं। जब दूसरा बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भंसों पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हॉस्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र में उसकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरण पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूमियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। इस चित्र में देखें, यह है भंसोत पर्वत, यह है उत्खंड भ्रंश, यह है द्रोणिका भ्रंश। ये जो कुछ सीधा भूभाग था उसमें से कुछ भाग ऊपर उठ गया, कुछ भाग नीचे चला गया। इस उत्खंड भ्रंश और द्रोणिक भ्रंश बनते गए। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई एवं पन बिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी, घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में इसे ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन आदि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वत ये भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सौंदर्यता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? ये हो गए ज्वालामुखी पर्वत। ये दिया हुआ है अत्यधिक दाब में मैग्मा निर्माण नीचे। फिर है लावा बन, किनारों से निकलने वाली पिघलती चट्टानें लावा कहलाती हैं। ये लावा और बम। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। ये परत दर परत लावा जम रहा है। अब ये पठार, इस खेल का नाम बताइए क्या हो गया? आइस ग्लाइडिंग। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है
यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा उठा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 किमी तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व में बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। इस कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। फिर है मैदान। मैदान समतल भूमि से बहुत बड़े मैदान होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपवर्तित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए वे मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा तथा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान सबसे प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की भिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करता है। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़क बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके बहुत में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके से जल एवं स्थल का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। प्राय
हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन। चित्र 1 से 10 को ध्यान से देखिए। 1, 2, 3 और 4 ध्यान से देखिए। प्रत्येक में एक एक वाक्य लिखिए। ये क्या हो गया? रेगिस्तान। ये हो गया समुद्र तट। ये हो गया नदी। ये हो गया जंगल, आदिवासी। चित्र 1 से 1, 2 तथा 7 में दिखाए गए स्थल रूपों के नाम बताइए। 1, 2 और 7। ये है पर्वतों में निवास करने वाले लोग। ये है चाय की खेती जो पर्वतीय क्षेत्र में होती है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में घर, और ये स्टेप वाली खेती, स्टेपीज। ये खेल हो गया समुद्र, रिवर राफ्टिंग। ये हो गया पर्वतीय इलाकों में पशुपालन। ये हो गया बर्फ वाली जगह जहाँ पे ठंडा इलाका। क्वेश्चन था चित्र संख्या 1, 2 और 7 में दिखाए गए सब रूपों के नाम बताइए। चित्र संख्या 9 में दिखाए गए सब रूप का प्रयोग किस कार्य के लिए हो सकता है? चित्र संख्या 3, 6, 8 और 9 में आपको कौन सी गतिविधियां दिखाई दे रही है? चित्र संख्या 4, 5 में किस प्रकार के घर दिखाई दे रहे हैं? चित्र संख्या 3 और 8 में दिखाई देने वाली जल क्रीड़ाओं के नाम बताइए। चित्र 1 से 10 में दिखाई दे रहे परिवहन के साधनों के बारे में बताइए। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म। थैंक यू।